गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको सहकारिता के बारे में बताऊंगी। कंसेप्ट ऑफ कोऑपरेशन। ग्रामीण विकास में सहकारिता आंदोलन या सहकारी संस्थाएं का क्या योगदान रहा है और उनका क्या योगदान हो सकता है, क्योंकि ग्रामीण विकास में सहकारिता योगदान महत्वपूर्ण भूमिका निभाती आई है और निभा सकती है। तो उनकी भूमिका जानने से पहले सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि सहकारिता होता क्या है, सहकारिता का क्या मतलब है। तो सहकारिता शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, सह प्लस कार। सह का अर्थ है साथ अथवा मिलकर कार्य करना। इस प्रकार सहकारिता का अर्थ है साथ साथ मिलकर कार्य करने से है। लेकिन केवल मिलजुल कर कार्य करने को ही सहकारिता नहीं कहते हैं। सहकारिता में मिलजुल कर कार्य करने के साथ साथ समानता, हर व्यक्ति को बराबर दृष्टि से देखा जाता है और बराबर समझा जाता है। स्वेच्छा, अपनी इच्छा से और व्यक्तिगत हित के साथ सभी का हित, सामूहिक हित को आदि बातों का समावेश होता है। तो वास्तव में सहकारिता आर्थिक संगठन का वह स्वरूप है जिसमें व्यक्ति जानबूझकर स्वेच्छा से अपने आर्थिक हितों में वृद्धि के लिए मिलकर कार्य करते हैं। हमने आर्थिक संगठन के कई स्वरूप पढ़े हैं, जिसमें पार्टनरशिप पढ़ा है, सोल प्रोप्राइटरशिप, कंपनी है, ठीक है, और गवर्नमेंट कंपनीज है। ये जो सहकारिता है, कॉर्पोरेशन, ये भी एक आर्थिक संगठन का स्वरूप है जिसमें व्यक्ति मिलजुल कर कार्य करते हैं और अपने आर्थिक हितों में वृद्धि करते हैं। जैसे कृषक है गांव में, वो मिलकर अपनी फसल को बेचने के लिए कोऑपरेटिव बना सकते हैं, ठीक है, उसको सहकारिता इंस्टीट्यूशन स्थापित कर सकते हैं। उत्पादन करने के लिए उनको विभिन्न प्रकार के उपकरण वगैरह चाहिए, तो उसके लिए सहकारी कृषि की जो है स्थापना कर सकते हैं। तो ये हम बाद में पढ़ेंगे कि सहकारिता के क्या क्या स्वरूप है, हम किस प्रकार सहकारिता जो है ग्रामीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। तो सहकारिता की विभिन्न जो परिभाषाएं हैं, उनके पहले सहकारिता की विचारधारा को डिस्कस करेंगे और परिभाषाओं को। सहकारिता की जो विचारधारा है वो समय और वातावरण के साथ से बहुत प्रभावित रही है और इसका जो अर्थ और परिभाषाएं हैं समय के अनुसार परिवर्तित होती रही है। तो इसकी जो विभिन्न दृष्टिकोण है और विचारधारा है, उसके आधार पर हम सहकारिता की परिभाषाओं को 4 भागों में बांटकर अध्ययन कर सकते हैं। एक तो पारस्परिक सहायता द्वारा आत्म सहायता के सिद्धांत पर आधारित परिभाषाएं, दूसरी आर्थिक हितों में अभिवृद्धि के सिद्धांत पर आधारित परिभाषाएं, तीसरी परिभाषाएं जो सहकारी व्यापारिक विधि की मान्यता पर आधारित परिभाषाएं, और चौथा वैधानिक परिभाषाएं। तो सबसे पहले पारस्परिक सहायता द्वारा आत्म सहायता के सिद्धांतों पर आधारित परिभाषाएं, मतलब एक दूसरे की सहायता करते हुए किस प्रकार सहकारिता के द्वारा व्यक्ति अपनी सहायता करता है। इसमें बहुत पुरानी कंसेप्ट राष्ट्रपति महात्मा गांधी ने भी सहकारिता के बारे में बताया था कि जब मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए यथाशक्ति सब कुछ कर लेता है, तब वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपने पड़ोसियों का सहयोग प्राप्त करता है। यही तो सच्चा सहयोग है और यही क्या है, सहकारिता। मतलब जब व्यक्ति अपने साधन उसके कम पड़ जाते हैं और वो प्रयास करेगा, तो जब दूसरों की सहायता लेता है और दूसरों की सहायता करता है और उसकी सहायता अपने कार्यों के लिए लेता है, तो वो क्या कहलाती है, सहकारिता। में मिलजुल कर कार्य करते हैं, मिलजुल कर व्यक्तिगत हित के साथ साथ सामूहिक हितों को पूरा किया जाता है। एम.टी. हैरिक के अनुसार सहकारिता स्वेच्छा से संगठित ऐसे व्यक्तियों की क्रिया है जो सामूहिक लाभ या हानि के लिए पारस्परिक प्रबंध के अंतर्गत अपनी शक्तियों, प्रसाधनों या दोनों को सम्मिलित ढंग से उपयोग करते हैं। मतलब स्वेच्छा से ऐसे संगठन बनाते हैं जिसमें अपने लाभों के लिए, पारस्परिक और सामूहिक लाभों के लिए वो आपस में अपनी जो उनके पास साधन है, शक्तियाँ हैं, उसका उपयोग करते हैं। सर हॉरेंस प्लंकेट के अनुसार, जो आयरिश सहकारिता के संस्थापक भी थे, सहकारिता संगठन द्वारा स्वावलंबन की प्रभावपूर्ण बनाने की विधि है। मतलब एक सहकारिता ऐसा संगठन है जिसमें आप अपने स्वावलंबन, अपनी जो शक्तियाँ हैं, उसको प्रभावपूर्ण ढंग से प्रयोग कर सकते हैं और उसको बनाने की एक विधि है। दूसरी परिभाषाएं जो दी गई हैं वो आर्थिक हितों में वृद्धि के सिद्धांत पर आधारित है कि किस प्रकार सहकारिता के द्वारा आर्थिक हितों में वृद्धि की जाती है। आर्थिक हितों में वृद्धि करना सहकारिता का मुख्य उद्देश्य भी है। तो इसमें E.H. कैलवर्ट के अनुसार सहकारिता संगठन का वह स्वरूप है जिसमें व्यक्ति स्वेच्छापूर्वक समानता के आधार पर मानव की हैसियत से अपने आर्थिक हितों की वृद्धि के लिए संगठित होते हैं। स्वेच्छा से और अपने आर्थिक हितों की वृद्धि के लिए संगठित होते हैं। एक दो परिभाषा और देख लो। V.L. मेहता के अनुसार सहकारिता उस विस्तृत आंदोलन का केवल एक पहलू है जो समान आवश्यकताओं रखने वाले और समान आर्थिक लक्ष्यों की पूर्ति के लिए संगठित होने वाले व्यक्तियों के स्वैच्छिक संगठनों का प्रवर्तन
है। मतलब जिनके समान उद्देश्य हैं, समान लक्ष्य हैं, वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो स्वैच्छिक रूप से संगठन बनाते हैं वो क्या कहलाता है? सहकारिता। इसके अलावा व्यापारिक विधि, सहकारिता एक ऐसी व्यापारिक विधि माने हैं कुछ विद्वानों ने जो पूंजीवाद के चुंगल से मुक्त है। जैसे पूंजीवाद है, समाजवाद है, एक सहकारितावाद है। ठीक है, तो सहकारितावाद पूंजीवाद और समाजवाद दोनों के बीच का मार्ग है, जिसमें पूंजीवाद के जो अवगुण है, जिसमें शोषण है, उससे मुक्ति मिल जाती है, और समाजवाद जिसके अंतर्गत साम्यवाद जिसे हम बोलते हैं, जिसके अंतर्गत केवल सामाजिक, जिसके अंतर्गत सरकारी हितों को ही ध्यान में दिया जाता है, व्यक्ति हितों को नहीं ध्यान में दिया जाता, उन दोनों के बीच का मध्य मार्ग है। ठीक है, और दोनों के गुणों को समायोजित करता हुआ एक आर्थिक संगठन का रूप है। तो सहकारिता एक ऐसी व्यवस्था के रूप में स्वीकार किया गया है जो व्यवसाय की सामाजिक उत्तरदायित्व को मान्यता देकर संचालित होती है। इसकी प्रमुख परिभाषाएं जैसे कि CR फे के अनुसार सहकारिता संयुक्त रूप से व्यापार करने के उद्देश्य से निर्बल मनुष्यों द्वारा निर्मित एक संघ है, और इसका संचालन निस्वार्थ से इन शर्तों पर होता है कि वे सभी लोग जो इसकी सदस्यता संबंधी कर्तव्यों को ग्रहण करने के लिए तैयार है, उसी अनुपात में जिसमें वे इस संघ का प्रयोग करेंगे, संघ के लाभों में हिस्सा पाएंगे। तो जो व्यक्ति निर्बल है, जो अपना अलग से संगठन या अलग से व्यवसाय नहीं कर सकते, एकल या उसमें पार्टनरशिप में, कंपनी में पैसा नहीं लगा सकते, वो मिलजुल कर, जैसे गांव के जो कृषक लोग हैं वो सामूहिक कृषि के लिए या विपणन के लिए संघ बना सकते हैं, अपने माल को बेचने के लिए उपभोक्ता संघ बना सकते हैं, उपभोक्ता वस्तुओं को खरीदने के लिए संघ बना सकते हैं। तो मनुष्य द्वारा निर्मित एक संघ है जिसका संचालन निस्वार्थ से किया जाता है, और सभी सदस्यों को समान कर्तव्य होते हैं, और उस अनुपात में ही उनको लाभ मिलता है जिसमें उसका वो प्रयोग करते हैं। मतलब अगर जो व्यक्ति को पूंजी के आधार पर जो है वो लाभ नहीं मिलेगा, उसने जो कार्य किया है, जैसे अगर सेल्स डिपार्टमेंट, सेल्स के लिए सहकारिता बनाई गई, तो जितनी उसने सेल की है उसके आधार पर उसको लाभ प्राप्त होता है। तो सेलिगमैन के अनुसार तकनीकी अर्थ में सहकारिता उत्पादन और वितरण की क्रियाओं में प्रतिस्पर्धा को त्याग कर सभी प्रकार के मध्यस्थों को हटाना है। जब प्रतिस्पर्धा को त्याग कर, मध्यस्थों को हटाकर कृषक अपनी फसल बेचने के लिए खुद का संघ बना लेते हैं, तो वो क्या कहलाता है? सहकारिता। और वैधानिक परिभाषाएं, सहकारी समिति अनिश्चित संख्या के सदस्यों का एक संगठन है जिसका उद्देश्य सदस्यों का सामूहिक प्रयत्न द्वारा आर्थिक विकास है, स्विट्जरलैंड के विधान के अनुसार। और भारतीय सहकारी समितियों से संबंधित जो अधिनियम 1912 में था, उसके अनुसार सहकारिता की उसमें कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं है, लेकिन धारा 4 के अनुसार सहकारी समिति एक ऐसी समिति है जिसका उद्देश्य सहकारी सिद्धांतों के अनुरूप अपने सदस्यों के आर्थिक हितों में वृद्धि करना है। सहकारी सिद्धांत है, इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। तो उसके अनुरूप सदस्यों के हितों में वृद्धि करने के लिए जो संगठन बनाया जाता है वो क्या कहलाता है? सहकारिता। तो सहकारिता उन उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि सहकारिता व्यक्तियों को एक ऐसा संगठन है जो स्वावलंबन, पारस्परिक सहयोग, स्वेच्छा, समानता व प्रजातांत्रिक प्रबंध और न्याय के आदर्श सिद्धांतों पर आधारित है। ये सहकारिता के सिद्धांत भी हमें बाद में भी पढ़ेंगे कि पारस्परिक सहयोग है, स्वावलंबन, आदमी आत्मनिर्भर होना चाहता है, स्वेच्छा, समानता, प्रजातांत्रिक, सबको एक वोट, और न्याय के आधार पर सिद्धांत है। यह निजी हित व संपूर्ण समाज के हित के लिए कार्य करने वाला एक सामाजिक व आर्थिक आंदोलन है। इसका उद्देश्य सेवा है, ना कि लाभ। यह पूंजीवाद की भांति अचेतनापूर्ण, स्वचालित और समाजवाद की भांति राज्य नियंत्रित नहीं होता है। तो इस प्रकार सहकारिता जो है वो पूंजीवाद और समाजवाद के बीच का मार्ग होता है। इसमें पूंजीवाद के जिसमें अचेतनापूर्ण और स्वचालित है और जिसमें आर्थिक शोषण है वो भी नहीं होता है, और समाजवाद की तरह राज्य संचालित भी नहीं होता है। व्यक्तियों का स्वयं के द्वारा थोपा गया नहीं, स्वयं के द्वारा स्वयं की इच्छा से अपने आर्थिक हितों में वृद्धि करने के लिए बनाया गया एक संगठन होता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि सहकारिता की विशेषताओं क्या है इन परिभाषाओं के आधार पर। थैंक यू।